हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं दोबारा इस चैनल में आपके लिए लेके आया हूँ सतत आवेश वितरण, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम बात करेंगे बेटा सतत आवेश वितरण की और उसके प्रकारों के बारे में। ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा गाउस का नियम और वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सतत आवेश वितरण की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? सतत आवेश वितरण की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है? देखो बेटा, सतत आवेश वितरण क्या होता है बेटा? सतत आवेश वितरण। ठीक है। सतत का मतलब क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअस। क्या बेटा? कंटिन्यूअस, लगातार किसी भी वस्तु पे कंटिन्यूअस, एक समान रूप से किसी भी वस्तु पे, मान लो ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर कंटिन्यूअस में कंप्लीटली क्या हो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी इसके हर पॉइंट पे समान मात्रा में आवेश क्या हो? वितरण हो, उसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण किसे कहेंगे? यदि आवेश सतत रूप से किसी क्षेत्र में वितरित हो तो, यानी इसकी अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या देंगे? यदि किसी क्षेत्र पर आवेश का सतत वितरण हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आ गया बेटा समझ? यानी सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं बेटा कि जब किसी वस्तु पे समान मात्रा में आवेश का क्या हो बेटा? वितरण हो, उसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी यदि किसी क्षेत्र पर सतत रूप से क्या हो? आवेश का वितरण हो, वितरित हो आवेश, उसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। अब इसके प्रकारों की बात करते हैं। तो सतत आवेश वितरण के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है बेटा? 3 प्रकार। तो कौन कौन से 3 प्रकार है उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसके 3 प्रकारों की मैं बात करता हूँ। तो इसके 3 प्रकार हैं: रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ठीक है बेटा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसके प्रकार कौन कौन से। तो ये लिख लिया आपने पहले। चल, देखो बेटा, इसके प्रकारों की मैं बात करता हूँ। तो इसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार है बेटा? 3 प्रकार। तो इसका पहला प्रकार कौन सा है बेटा? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा कौन सा है? क्षेत्र आवेश वितरण। और तीसरा है बेटा आयतन आवेश वितरण। कौन सा आवेश वितरण? आयतन आवेश। ठीक है बेटा। यानी हमारे पास कितने प्रकार हो गए आवेश वितरण के? 3 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए बेटा? 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से? रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्र आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले मैं इनको समझा देता हूं। रेखीय आवेश वितरण यानी किसी रेखा पर, किसी तार पर आवेश का वितरण होता है, सतत रूप से आवेश का जो वितरण होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। कैसे बेटा? देखो बेटा, ये हमारे पास कोई रेखा है, इसके ऊपर समान रूप से आवेश का क्या है बेटा? वितरण है। ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये आवेश का वितरण है उसे ही हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। तो अगर मैं रेखीय आवेश वितरण की डेफिनेशन देना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, जब आवेश
जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, या तो रेखा के अनुदिश हो, या मान लो क्या बोल दिया जाए, या लंबाई के अनुदिश हो, वितरित हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं हम, जब आवेश किसी रेखा के क्या हो बेटा, अनुदिश कार्य करे, किसी रेखा के क्या हो, अनुदिश वितरित हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। यानी ये रेखा हो गई, इस रेखा के क्या है बेटा, क्या है, रेखीय आवेश वितरण, मतलब इसी रेखा के अनुदिश, इसी रेखा के ऊपर क्या फैला हुआ है, आवेश सतत रूप से फैला हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें रेखीय आवेश वितरण में ही एक पॉइंट है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसे बोलेंगे, देखो बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। तो बेटा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, उसकी भी मैं बात कर देता हूँ साथ के साथ। मान लो ये है, इसकी लंबाई कितनी बेटा, ये कितनी लंबाई का है, l लंबाई का, और इस पे आवेश कितना है, q आवेश। कितना आवेश है बेटा, q आवेश। तो रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व। मतलब अर्थात लैम्डा बराबर q अपॉन l, यानी किसी भी लंबाई पर कितना आवेश वितरित है, यानी प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। तो प्रति एकांक लंबाई हो गई यहाँ पे, तो q अपॉन l। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं, मात्रक क्या होगा, कूलम बटा मीटर। क्लियर है बेटा, q का क्या हो गया, कूलम, और लंबाई का क्या हो गया, मीटर। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं, तो विमा हो जाएगी बेटा हमारे पास, q की विमा क्या होती है बेटा, a1 t1, और इसकी क्या हो जाएगी, l1। तो ये हो जाएगी कंप्लीटली मेरे पास l1 माइनस a1 t1। क्लियर है बेटा, यहां तक सही लिख रहा हूं? चल, ये हो गई l माइनस 1 a1 t1। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसके, कि जो हमारे पास पहला हो गया रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिए इसे। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ क्षेत्र आवेश वितरण की। क्षेत्र आवेश वितरण क्या होता है उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर सको। जल्दी कीजिए बेटा। चलो लिख लिया। अब उसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्र आवेश वितरण की बात करते हैं। तो क्षेत्र आवेश वितरण क्या होता है? क्षेत्र आवेश वितरण होता है बेटा क्या, प्रति क्षेत्र क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है बेटा? क्षेत्रीय आवेश वितरण जैसे हमने बात की लंबाई के अनुदिश क्या होता है, आवेश का वितरण होता है। अगर आवेश का वितरण द्विविमीय क्षेत्र पे हो, किस पे हो? द्विविमीय क्षेत्र, किसी भी द्विविमीय क्षेत्र पे अगर आवेश का वितरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश किसी द्विविमीय क्षेत्र पर, या तो इसे बोल देंगे पृष्ठीय, ठीक है। तो क्षेत्रीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहेंगे? जब आवेश का
वितरण द्विविमीय क्षेत्रफल हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया यानी पृष्ठीय क्षेत्र आवेश वितरण यानी क्षेत्रीय आवेश वितरण किसे कहेंगे, जब आवेश का वितरण द्विविमीय क्षेत्रफल हो, द्विविमीय क्षेत्रफल सतत रूप से हो, सतत रूप से हो। क्लियर है? कैसे? देखो बेटा, ये कोई मान लिया मैंने क्षेत्र है, इस पे पूरे पे कंप्लीटली समान मात्रा पे क्या हो, आवेश का वितरण हो। ठीक है बेटा, इसे हम कहेंगे क्या, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। वो दिक्कत यहां तक, यानी इस पे आवेश कितना है, Q। क्लियर? और इसका क्षेत्रफल कितना ले लिया मैंने, ए ले लो या फिर एस ले लो, सरफेस। क्लियर है बेटा? चलो, अब उसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व की या पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, सिग्मा से। ठीक है, और इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर मैं इसकी घनत्व की क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहा हूं तो बेटा हमारे पास सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन S। अब बेटा S क्या है मेरे पास, क्षेत्रफल है। S क्या है, क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को ही क्या कहेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व को। क्लियर है बेटा? चलो, अब हम बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आयतन आवेश वितरण की। जल्दी कीजिए बेटा। लिख लिया बेटा? चलो, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, आयतन आवेश वितरण की बात कर लेते हैं। आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है बेटा, अब इसके लिए बात की थी हमने पृष्ठीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण की बात की थी, तो रेखा पे था, रेखा पे के अनुदेश से आवेश का वितरण था। आयतन क्षेत्र के लिए बात की थी, तो क्षेत्र के किसी भी पृष्ठ पे क्या है, समान रूप से सतत रूप से क्या है, आवेश का वितरण है, तो उसको हमने बोला था पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर किसी वस्तु पर जो कैसी है, त्रिविमीय है, त्रिविमीय मतलब किसी भी त्रिविमीय वस्तु के संपूर्ण आयतन पर वितरित आवेश को क्या कहेंगे हम, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, जब आवेश किसी त्रिविमीय वस्तु के संपूर्ण आयतन पर क्या हो, वितरित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। जब क्या बेटा, जब आवेश किसी त्रिविमीय वस्तु के संपूर्ण आयतन पर वितरित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। कैसे, मान लो ये आपके पास क्या है बेटा, ठीक है, तो इसके ऊपर समान रूप से क्या हो, त्रिविमीय शेप है बेटा ये, इसके ऊपर समान रूप से क्या हो, आवेश का वितरण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश। ठीक है बेटा? चलो बना लो जल्दी से ये डायग्राम, लिख लो इसको कि आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं। फिर आयतन आवेश घनत्व की भी मैं बात कर लेता हूँ साथ के साथ। फिर इनके ऊपर हम वैद्युत क्षेत्र की भी गणना करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कितना होता है।
ठीक है बेटा। तो इस पे समान रूप से आवेश वितरण हो गया, कितना Q, और इसका आयतन कितना है V। कितना है इसका आयतन, V आयतन है इसका, और आवेश कितना फैला हुआ है इसके ऊपर, Q आवेश। कोई दिक्कत, यानी जब आवेश किसी त्रिविमीय वस्तु के संपूर्ण आयतन पर क्या हो, वितरित हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी बारे में बेटा, ये तो हो गई आवेश वितरण की। अब हम बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की। किसकी बात करते हैं, आयतन आवेश घनत्व की। तो आयतन आवेश घनत्व की वितरण की मैं बात करता हूं, तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, मतलब अर्थात जो आयतन आवेश घनत्व है उसको डिनोट किया जाता है किससे बेटा, आयतन आवेश घनत्व को डिनोट किया जाता है किससे, रो से। किससे, रो। तो रो इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक होता है इसका कूलाम बटा कितना बेटा, मीटर क्यूब। ठीक है। और अगर मैं इसकी विमा की बात करता हूं तो विमा हो जाएगी L-3A1T1। मैंने उसकी विमा नहीं बताई थी आपको, मात्रक और विमा। तो इसकी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या पढ़ा था आपने, Q अपॉन S। तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो विमा हो जाएगी इसकी बेटा L-2A1T1। लिख लीजिए जल्दी से। फिर इसके हम क्षेत्रफल तीव्रता की बात करने वाले हैं। इसकी तीव्रता क्या होगी, लिख लिया बेटा। चलो, तीनों चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके तीनों प्रकारों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं क्या, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या पड़ी थी बेटा, E=KQ/R, यही पड़ी थी। अगर मान लो ये बिंदु आवेश कैसा है, अल्पांश है। कैसा है, अल्पांश बिंदु आवेश। किसके लिए, अल्पांश बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो अगर अल्पांश बिंदु आवेश के कारण तीव्रता की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, K तो ऐसे कैसे, dQ/R² और कितना dE। ठीक है। और अगर मैं संपूर्ण के लिए बात करूं तो संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण के कारण बिंदु P पर, ठीक है, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये तो अल्पांश बिंदु के लिए है, अल्पांश आवेश के लिए, अल्पांश बिंदु आवेश के कारण। अगर संपूर्ण आवेश के कारण मैं बात करूं, संपूर्ण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी हो जाएगी, E कितना d, इसका क्या कर दो आप इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा K dQ/R²। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। फिर हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण में तीनों प्रकारों के कारण। लिख लीजिए बेटा इसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। फिर हम बात करते हैं रेखीय आवेश के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखीय आवेश वितरण के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेखीय, फर्स्ट में बात कर रहा हूं, रेखीय आवेश
वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो ये रेखा, इस पे आवेश का वितरण ऐसे है, ठीक है बेटा। तो इस पे मैंने एक अल्पांश ले लिया जिसपे आवेश कितना है dq, इसका मिड पॉइंट कितना ले लिया o, ठीक है। इससे कितनी डिस्टेंस पे बेटा, r डिस्टेंस पे ले लिया, p जिसकी डिस्टेंस है कितनी r। तो यहाँ पे dq कितना हो जाएगा लैम्डा dl। अब लैम्डा dl क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके लिए बात की है, आपने इसके लिए, इस पे कितना है dq है, और ये जो डिस्टेंस ली है आपने, ये जो वाली डिस्टेंस ली है आपने, वो मैंने मान ली dl, और टोटल कितनी है इसकी लंबाई l है, ठीक है। तो आपने, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या पढ़ा था, q अपन है। अगर मैं बात करूं q की तो क्या आता है लैम्डा l। अगर अल्पांश के लिए मैं बात करूं, अल्पांश आवेश के लिए बात करूं, तो अल्पांश आवेश के लिए मैं बात करूं तो dq इक्वल टू लैम्डा dl। आगे समझ में, ये आ गया हमारे पास क्या बेटा, आवेश आ गया। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये हमारे पास तीव्रता, तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू k। अब लंबाई है, ठीक है, तो इसको ले लिया L, k dq अपॉन r स्क्वायर। k तो बाहर आ जाएगा, dq की वैल्यू रख दो, तो L डेल्टा L अपॉन r स्क्वायर और L। अब ये जो यहाँ पे समाकलन का साइन है और L लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे रेखीय समाकलन। कौन सा समाकलन बोलेंगे, रेखीय समाकलन। कोई दिक्कत यहाँ तो ये तो आ गई हमारे पास किसकी तीव्रता बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, इस अल्पांश के कारण, इस dl अल्पांश के कारण हमने क्या की है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, या रेखीय आवेश, यानी उस पे रेखा पे हमने क्या किया है, रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर ली है। अगर मुझे संपूर्ण की, अगर इसके लिए मुझे छोटे से के लिए पता कर ली, पहले मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इसका क्या कर दिया, पूरे का समाकलन कर दिया यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो बेटा इसको समाकलन करने के बाद मुझे क्या पता लग जाएगा, इस रेखा पे कितनी तीव्रता है उसके बारे में मुझे पता लग जाएगा। तो लिख लीजिए इसको, लिख लिया। चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये तो हो गया रेखीय के लिए। अब किसके बारे में बात करेंगे बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता। तो बेटा ये पृष्ठ मान लिया आपने, ठीक है। इस पृष्ठ पे ये आवेश क्या है, सतत रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, मान लो इस पे कोई अल्पांश ले लिया मैंने ये, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया क्या बेटा, ds, क्षेत्र अल्पांश। इसे क्या बोल दिया, क्षेत्र अल्पांश। क्या नाम दे दिया बेटा इसे मैंने, क्षेत्र अल्पांश। इससे कितनी डिस्टेंस पे, वही r डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और इस पे आवेश कितना है, dq। क्लियर। तो बेटा आपके पास सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, dq अपॉन ds। और अगर मैं dq की वैल्यू पता करना चाहूं तो सिग्मा ds। क्लियर है बेटा ये चीज। तो सिग्मा ds आ गया आपके पास। अब तीव्रता ज्ञात कर लो। तो तीव्रता क्या होगी, तीव्रता क्या होगी बेटा, तीव्रता हमारे पास हो जाएगी k dq अपॉन r स्क्वायर। और सरफेस के लिए लिया है तो s लगा दिया, और इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय समाकलन, ठीक है।
तो बेटा आपके पास आ जाएगा के, तो ऐसे के से बाहर आ जाएगा एस। डी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, ये सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गई आपके पास, क्षेत्रीय आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता। क्लियर है बेटा, लिख लो जल्दी से। लिख लिया बेटा। अब हम बात करेंगे इसके बाद आयतन आवेश वितरण के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, आयतन आवेश वितरण के बारे में। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है, क्या होता है बेटा, अभी अभी बताया मैंने आपको कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो आयतन आवेश वितरण की बात करूं तो आयतन आवेश होता है किसी वस्तु के त्रिविमीय वस्तु के संपूर्ण आयतन पर वितरित आवेश को ही क्या कहते हैं, हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चलो अब आयतन आवेश के लिए तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगी बेटा, आयतन आवेश वितरण के लिए वही क्यूब बनाएंगे आप। क्यूब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पे, बट आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूब लिया है। क्यूब की जगह आप त्रिविमीय कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जिसके कारण हमें क्या करना है बेटा, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब आगे हम बात करते हैं। चलो इस पे मैंने क्या ले लिया बेटा, एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, ये अल्पांश कुछ ले लिया मैंने। अब इससे कितने डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस पे जो आयतन है वो कितना है, डीवी, और इस पे जो वैद्युत आवेश है वो कितना है, डीक्यू। तो हमारे पास रो इक्वल्स टू आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, dq अपॉन dv, यही पढ़ा था। तो dq इक्वल्स टू कितना आएगा, सिग्मा dv। कोई दिक्कत। तो तीव्रता की बात करूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, v k dq अपॉन r स्क्वायर। अब v क्या है, ये जो है हमारे पास वो है आयतन समाकलन। कौन सा समाकलन बेटा, आयतन समाकलन। और इसकी वैल्यू रख दो dv अपॉन r स्क्वायर और l, सॉरी v, इसे हम बोलेंगे आयतन समाकलन। कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई आयतन आवेश घनत्व के लिए भी। क्लियर है बेटा, चलो लिखो जल्दी से। अब इसके कुछ क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में भी आ गया है। अब इसके दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा बेटा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम की। ठीक है, और गाउस के नियम की उत्पत्ति। फिर उससे नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा किसके बारे में, गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लिख सको क्वेश्चन भी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा इसका, एक त्रिज्या की पतली वलय, एक क्वेश्चन है आपके पास, एक आर त्रिज्या की पतली क्या है बेटा, वलय। वलय मतलब रिंग, रिंग कैसी रिंग, ऐसे रिंग। ठीक है, पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की
अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और इसने प्रतिबंध दे रखा है कि x क्या हो, ज्यादा हो किससे, r से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, लिख लो क्वेश्चन। इसके आंसर पे बात करते हैं। तो एक वलय ले लो आप, ये रिंग ले ली, इसके ऊपर समान मात्रा में क्या कर दो, आवेश का वितरण कर दो। समान मात्रा में क्या कर दिया, इसके ऊपर आवेश का वितरण। एक आर त्रिज्या की, अब इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, कितनी है, आर। ठीक है, आर और इस पे आवेश कितना है, क्यू आवेश है समान मात्रा में। ठीक है, वितरित हो है वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से इसका केंद्र O हो गया, इससे कितनी दूरी पे, x दूरी पे कोई बिंदु ले लिया मैंने, P ले लिया। ठीक है, यानी x, इसके केंद्र से x दूरी पे कोई बिंदु P ले लिया, जिस पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो, अब यहाँ पे इस वलय पे दोनों तरफ सम्मुख एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, सम्मुख होने चाहिए। दो अल्पांशों की गणना कर लो, कितना, dl और dl, दो अल्पांशों की मैंने गणना कर ली। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई कितनी, dE1 मान ली। इस अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर कितनी हो गई, dE2 मान ली। इसको पॉइंट दे दिया मैंने A, इसको पॉइंट दे दिया B। ये यहाँ पे इसके साथ बना रहा है थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है बेटा, ये बिंदु P है हमारे पास। ये चीज आ गई बेटा समझ में। इससे dl से इस P पॉइंट तक, A से B पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस है r, और ये भी कितनी रहेगी, सेम r। कोई दिक्कत बेटा। तो बेटा हमने इस dl दो अल्पांश इसलिए लिए कि ताकि आप इन दो अल्पांशों के कारण क्या निकाल लो, तीव्रता निकाल लो। तो बाकी जितनी भी आएगी अलग अलग अल्पांश ले लो, चाहे इस वलय पे कहीं पे भी अल्पांश ले लो आप। जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे ले, यहाँ पे भी अल्पांश ले सकते हैं, उनके कारण भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो अलग अलग ले ली। तो मैंने इजी वे जो रहे हमारे पास, तो मैंने इसके सम्मुख, एक दूसरे के सम्मुख ले लिए दो अल्पांश। तो जितने भी आवेश लोगे, दो अल्पांश लोगे, उनके कारण आप क्या कर लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लो, और उसका क्या कर लो, आप टोटल रिजल्टेंट पता कर लो। इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आएगा वो पता कर लो, तो आपको पूरी वलय के कारण क्या पता लग जाएगी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता लग जाएगा। क्लियर है बेटा। तो आपने एक चीज और पढ़ी थी कि Q आवेश पर एक समान रूप से वितरित आवेश है। ठीक है, अभी पढ़ा, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, दिया है, यानी Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्लियर है, यानी Q आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है इसके ऊपर, पूरी के ऊपर। तो यह आता है रेखीय आवेश घनत्व। मान लो ये है इसकी पूरी त्रिज्या, इसकी पूरी व्यास के ऊपर क्या है बेटा, आवेश वितरित है। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। अब बेटा L क्या होगा, ये L जो है मेरे पास इस पूरी का क्या है, क्या है, इसकी परिधि है। पूरी क्या है, परिधि है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्लियर है बेटा ये चीज। चलो, ये तो हो गया लैम्डा। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, ये तो आ गया इस dl के लिए भी। अब हम बात कर लेते हैं तीव्रता अलग अलग। तो अल्पांश A के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी आ जाएगी, dE1 कितनी आ रही है बेटा, dE1 जो कि हो जाएगी कितना,
के लैम्डा डी एल आर स्क्वायर, यही आएगा क्या बेटा? ये भी नहीं लिखते हो तो आप ये लिख लो, क्योंकि अल्पांश आवेश के लिए ले लो, क्योंकि इस पे आवेश इतना अल्पांश ही रहेगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी कितना अल्पांश आवेश ही रहेगा, तो इक्वेशन सेकंड आ गई। इसी प्रकार अल्पांश बी के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा? dE2 = K सेम ही रहेगी बेटा, और इसका इक्वेशन नंबर था। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या स्पष्ट है आपके पास? क्या स्पष्ट है देखो बेटा, कि अगर मैं dE1 और dE2 का परिमाण लूं तो दोनों का परिमाण ही क्या है? सेम है। ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अगर दोनों का परिमाण सेम है तो दोनों को क्या कर दो? घटकों में वियोजित कर दो। तो dE1 व dE2 को घटकों में वियोजित करने पर, तो घटकों में वियोजित करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? कितने घटक होंगे? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक क्या क्या हो जाएंगे इसके? देखो ऊर्ध्वाधर घटक जो थीटा के साथ होता है, ठीक है, जो ऐसे क्षैतिज में है, क्षैतिज अनुदिश है किसी भी लाइन के, यानी अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल जो होती है वो तो होती है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कैसे होगी? इस पॉइंट के लंबवत, किसके? क्षैतिज के लंबवत जो होती है वो होती है क्या? ऊर्ध्वाधर। और ये जो अनुदिश होती है वो क्या होती है हमारे पास? क्षैतिज। तो क्षैतिज वाले जो घटक होते हैं वो तो आते हैं cos थीटा में, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो किस में आते हैं? sin थीटा में। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास dE2 sin थीटा, और ये भी आ जाएगा dE1 sin थीटा, और जो थीटा के साथ है वो आ जाएंगे dE2 cos थीटा और dE1 cos थीटा। क्लियर है ये चीज? आ गया समझ में? तो बेटा ऊर्ध्वाधर घटक क्या क्या हो गए? dE sin थीटा, dE2 sin थीटा, परस्पर समान तथा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। मतलब इन दोनों का परिमाण तो क्या है बेटा? समान है, लेकिन एक दूसरे के क्या है? दूर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं। दिशा क्या हो गई? दोनों की विपरीत हो गई। अगर दोनों का परिमाण सेम है तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उनके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ऊर्ध्वाधर के कारण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी उसका कोई प्रभाव, ऊर्ध्वाधर घटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कौन से घटक बच गए मेरे पास? ये वाले घटक बच गए। तो इन वाले घटकों के लिए भी मैं बात कर लेता हूँ। तो ये वाले घटक कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? सेकंड, क्षैतिज घटक कौन कौन से है बेटा? dE1 cos थीटा, dE2 cos थीटा, परस्पर परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत, दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की दिशा को व्यक्त करते, अर्थात अब अर्थात लगा के क्या करोगे बेटा, वलय के कारण, तो वलय के कारण क्या करोगे आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करोगे। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसके बाद लिखता हूं मैं। संपूर्ण वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की, तो बेटा ये तो हमने अल्पांशों के लिए पता कर लिया कि ऐसी चीज होगी। तो अगर संपूर्ण वलय के लिए मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू किसी भी एक अल्पांश को ले लीजिए आप, किसी भी एक घटक को ले लीजिए। तो मैंने एक घटक ले लिया डी cos थीटा, E1 ले लीजिए, E2 ले लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। E1 और E2 सेम लोगे, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ये जो वलय है ये वाली वलय है, तो इसके लंबाई कितनी, समाकलन किसके रेस्पेक्ट, एल के रेस्पेक्ट। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, D1 की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास, के तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dq अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। अब बेटा dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास dq इक्वल्स टू लैम्डा dl, रख दीजिए बेटा, तो k लैम्डा dl r स्क्वायर cos थीटा, ये चीज आ गई बेटा, लिखिए जल्दी से। उसके बाद बेटा आप क्या कीजिए, यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा को इसी टर्म में लिख लीजिए, l और r की टर्म में ही लिख लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगी, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आधार और ये कर्ण। तो चित्र से cos थीटा क्या आ जाएगा बेटा, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार क्या है, x अपॉन r, यानी cos थीटा बराबर कितना आ गया, x अपॉन r, ठीक है। तो x अपॉन r आ गया, तो आपके पास E इक्वल टू कितना आ जाना है, तो E इक्वल टू आ जाना है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू रख दी बेटा मैंने साथ में, लैम्डा dl अपॉन यह आ जाएगा r स्क्वायर मल्टीप्लाई x अपॉन r। तो बेटा आपके पास आ गया, लैम्डा तो बाहर आ गया, ठीक है, लैम्डा क्या हो गया बेटा, बाहर आ गया आपके पास, और r स्क्वायर भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चेंजेबल वैल्यू कौन सी है मेरे पास, dl ही है, और ये हो जाएगा r क्यूब l b, चेंजेबल वैल्यू यानी जो चेंज हो रही है वो वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू तो है, अल्पांश वाली वैल्यू ही तो है जो हमारे पास क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, लैम्डा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मल्टीप्लाई, बेटा ये जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वलय की परिधि क्या हो जाएगी बेटा, वलय की परिधि कितनी, 2 पाई r, कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। और चित्र से ही आप क्या बात करोगे, चित्र से जो r है आपके पास ऐसे आ रहा था, ये r था, ये x था, ये r था, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कौन सी थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आप क्या कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी, लैम्डा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और रूट का क्या हो जाएगा 1/2 और इसका क्या हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 2 पाई r, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा यहाँ, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
लैम्डा एक्स और क्या बच गया बेटा आर अपॉन, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है बेटा, अगर आप इसे कट करते हो तो भी ठीक है, नहीं कट करते हो तो भी ठीक है, नहीं कट करते हो तो भी ये क्या रहेगा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी है यहाँ पे भी। चलो मैं बात कर लेता हूँ आगे। अब बेटा लैम्डा क्या पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था लैम्डा, लैम्डा पढ़ा था आपने Q अपॉन 2πr, यही पढ़ा था बेटा। तो यहाँ पे आप चाहे तो कट कर सकते हो, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि इजी वे में आप इसे कर सको। तो यहाँ पे आ जाएगा 2πr, ऐसे कैसे रखो, और ये हो जाएगा 4π। चलो तो लैम्डा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये पढ़ी थी आपने लैम्डा की वैल्यू, तो ई इक्वल टू कितना आ जाना है आपके पास, तो लैम्डा ये है आपके पास। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या रखोगे, अब बताओ जरा, रखोगे क्या रखोगे, देखो यहाँ पे कुछ टर्म बन गई है आपके पास, बन गई। अगर मैं Q की बात करूं तो लैम्डा मल्टीप्लाई 2πr बनता है, तो ये हो गया बेटा आपके पास के क्यू, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होता है k और q ऐसे कैसे और x ऐसे कैसे, डिवाइड में क्या आ जाएगा रूट सॉरी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसकी पावर 3/, तो ये क्या आ गया आपके पास संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और प्रतिबंध क्या था, यदि x क्या हो बेटा बहुत ज्यादा हो किससे, r से। ठीक है, तो क्या जाना है आपके पास, E इक्वल टू कितना आ जाएगा k क्यू एक्स अपॉन आर 3। ठीक है, सॉरी x3, तो एक x से एक x कट गया, तो क्या आ जाएगा k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर दिशा की बात करूं तो OP दिशा में, डायग्राम में देखना OP दिशा, O तो क्या हो गया उस वलय का केंद्र और P पॉइंट हो गया उसका जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो दिशा क्या हो जाएगी OP दिशा। क्लियर है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो भी बात कर लेता हूँ, तो लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित वलय एवं एक गोले, एक तो वलय ले ली बेटा आपने और एक गोला ले लिया, दोनों की त्रिज्या क्या है सेम है, r त्रिज्या की है, वलय भी r त्रिज्या की है और गोला भी r त्रिज्या का ही है, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन भी करवाता हूँ साथ के साथ। हाँ बेटा, तो लिखो, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, एक समान रूप से आवेशित एक वलय तथा एक गोले की त्रिज्या r है, दोनों पर q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है बेटा, गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है, जो गोले का केंद्र है वो वलय की अक्ष पर क्या है बेटा विद्यमान है, तो क्या लिखोगे, गोले का केंद्र
वलय की अक्ष पर विद्यमान है। ये लाइन याद रखना कि गोले का जो केंद्र है वो किसकी अक्ष पे विद्यमान है, वलय की अक्ष पे विद्यमान है, तथा वलय के केंद्र से r/√3 दूरी पर है, तथा वलय के केंद्र से कितनी दूरी पे है, r/√3 दूरी पे है। गोले व वलय के मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? आपने पढ़ा था अभी अभी स्पष्ट कितना पढ़ा था, के क्यू एक्स अपॉन रूट, या फिर ये पढ़ा था r² + x², 3/2 ये पढ़ा था अभी। ठीक है, तो E = k/x r² + x² 3/2। ठीक है, और कितनी दूरी पे बोल रहा है, वलय के केंद्र से, वलय का केंद्र यानी इसके केंद्र से कितनी दूरी पे बोल रहा है, x = कितना, r/√3 दूरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है x = r/√3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा k³ × r/√3 डिवाइड बाय r² प्लस इसकी वैल्यू रखोगे, सॉरी गलत दिया मैंने, ये हो जाएगा √3r√3, ये देखा डिवाइड नहीं है बेटा यहाँ पे, ये नहीं रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा r का तो स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और इसकी 3/2, तो क्या आ जाएगा k³ r√3 डिवाइड बाय 4 r² 3/2। इसे सोल्व करो आगे, तो E = आ जाएगा आपके पास k³ r√3 डिवाइड बाय, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखूं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2r का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास k³ r√3 डिवाइड बाय 2 का क्यूब कितना होता है 8 r³, ये क्या आ गया, E आ गया आपके पास। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब क्या करो, तीव्रता तो आ गई, अब बल भी ज्ञात करना है, तो बल ज्ञात करने का आप जानते हो, हम जानते हैं E = क्या पढ़ा था, F अपॉन क्या पढ़ा था, Q पढ़ा था क्या, यस या नो, तो यहां से F = क्या आ जाएगा E × Q, तो E की वैल्यू है हमारे पास k³ r और √3 को आगे लिख लिया मैंने 8r³ × Q, एक r से एक r कट गया, यहाँ पे देखो एक r से एक r कट रहा है, तो क्या आ जाएगा k³ और ये √3 डिवाइड बाय 8r²। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 k³ डिवाइड बाय 8r²। ये क्या आ गया आपके पास, बल आ गया। कहाँ पे आ रही है बल, गोले व वलय के मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, √3 k² अपॉन 8r²। क्लियर है बेटा, तो ये चीज आपको आ गई होगी समझ के, इसके दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा विद्युत बल रेखाओं के बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में और गाउस के नियम के बारे में। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से प्रिपरेशन करना ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ओके बेटा, ठीक है।